हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं भीम मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, ये देख सकते हैं कक्षा 12 हिस्ट्री अध्याय 9 उपनिवेशवाद और देहात, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अब प्लीज़ साथियों, जो साथी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मैंने साफ साफ लिख दिया हूँ क्लास 12 हिस्ट्री, पाठ नाम है उपनिवेशवाद और देहात और अध्याय है 9। चलो अध्याय भी लिख देता हूँ, अध्याय 9 यानी 9। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। बंगाल और वहाँ के जमींदार। पहले क्या होता था कि भारत में जमींदारी होती थी, पूरे गांव के लोग जमींदार के यहाँ इकट्ठे होते थे और जो खेती करते थे उसका कर जमींदार के माध्यम से सरकार को पहुंचता था। तो वही इसमें बताया जा रहा है। अब आगे फिर क्या हुआ है, देखिए। औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया था। यहाँ सबसे पहले नई राजस्व प्रणाली लाई गई, भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था लागू की गई। कहाँ पे? बंगाल में सबसे पहले ऐसी व्यवस्था, खेती संबंधी जो जमींदारी कानून था वो बंगाल में लाया गया था। वहीं से राजस्व प्रणाली की और भूमि अधिकारों की व्यवस्था लागू की गई थी। अब आगे क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त, इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, गए हैं और पूछे गए जाएंगे। देखिए, 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। यह राशि प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। अगर जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाता तो उससे राजस्व वसूल करने के लिए उसकी संपदा को नीलाम कर दिया जाता था। अब आगे क्या है, बर्दवान में की गई नीलामी की घटना। 1797 में वर्धमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा की भू संपदाएं बेची जा रही थी क्योंकि वर्धमान के राजा ने राजस्व की राशि नहीं चुकाई थी, इसलिए उनकी संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा था। अब आगे क्या हुआ साथियों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीलामी में बोली लगने के लिए, यानी नीलामी बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाती थी। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इसकी सारी कहानी में एक आदि, वो कहते हैं नहीं, जैसे 20 ग्राहक दौड़े तो जब जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसी का माल हो जाता था, उसी की संपदा हो जाती थी। चलिए अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्या हुआ, कलेक्टर साहब को तुरंत ही इसकी इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दिया। ज़्यादातर खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे। उन्होंने राजा की ओर से जमीन को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक फर्जी बिक्री थी। अब देखिए आगे फिर क्या हुआ, अदा न किए गए राजस्व की समस्या क्या है। अकेले वर्धमान राज के जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी कि जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तमारारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद लगभग 75% से अधिक जमींदारियां या हस्तांतरित कर दी गई थी। अंग्रेजी अधिकारियों को यह उम्मीद थी कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद वह सभी समस्याएं हल
हो जाएंगी, जो बंगाल की विजय के समय उनके सामने उपस्थित थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी। ऐसा बार बार अकाल पड़ने के कारण हो रहा था। खेती की पैदावार घट रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती व्यापार और राजस्व राज्य खेती व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व की मांग की दरों को अस्थायी रूप से तय किया जाएगा। यदि राजस्व की मांग अस्थायी रूप से नियमित कर दी गई तो कंपनी को नियमित राजस्व प्राप्त होगा। चलिए, निश्चित कर दी गई। नेक्स्ट देखिए, अधिकारियों को ऐसा लग रहा था कि इस प्रक्रिया से छोटे किसान और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास खेती में सुधार करने के लिए पूंजी भी होगी और उद्यम भी होगा, और ब्रिटिश शासन के पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार भी रहेगा। अब समस्या यह है कि कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच लंबा वाद विवाद चला। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया जाएगा और जमींदारों को राजस्व इकट्ठा करना होगा। उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस प्रकार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का संग्राहक था। जमींदारों के नीचे अनेक गांव होते थे। कभी कभी जमींदारों के नीचे 400 तक गांव होते थे। जमींदारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा। यदि वह ऐसा करने में सफल हुआ तो उसकी संपदा को नीलाम कर दिया जाएगा। राजस्व के भुगतान में जमींदार क्यों चूक चूक क्यों करते थे? कंपनी को ऐसा लग रहा था कि राजस्व की दर निश्चित करने से कंपनी को निश्चित आय प्राप्त होने में लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में, चलिए साथी स्क्रीनशॉट लीजिए, अदा करने में बराबर कोताही करते थे, जिससे उनकी बकाया रकम बढ़ती गई। अब क्या है राजस्व अदा न करने का कारण? नंबर एक, ऊंची राजस्व मांग। 1790 के दशक में कंपनी ने जमींदारों से ऊंची राजस्व की मांग की, जबकि कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत कम थी, जिससे किसानों के लिए यह राशि चुकाना मुश्किल हो गया। नंबर दो, राजस्व भुगतान की अनिवार्यता। राजस्व का भुगतान तय समय पर करना जरूरी था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। सूर्यास्त विधि के अनुसार एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त से पहले राजस्व का भुगतान आवश्यक था। फिर क्या हुआ साथी? अब नंबर तीन, इस्तेमारी बंदोबस्त। इस इस बंदोबस्त ने जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया। जमींदार केवल राजस्व वसूल करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित थे। बाकी प्रशासन कंपनी द्वारा किया जाता था। कंपनी का नियंत्रण। कंपनी ने जमींदारों की स्वायत्तता को सीमित कर दिया, उनकी सेना को भंग कर दिया और उनके कचहरी को कलेक्टर के अधीन कर दिया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और पुलिस की व्यवस्था का अधिकार भी छीन लिया गया। फिर आगे क्या हुआ है? राजस्व वसूलने में समस्याएं। जमींदारों के आधिकारिक अमला को किसानों ने राजस्व वसूलने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। खराब फसल और, चलिए लीजिए साथियों, कीटों के कारण फसलों के लिए भुगतान करना मुश्किल, आधी, चलो क्या था, करना मुश्किल हो जाता था। किसानों की देरी। कभी कभी किसान जानबूझकर राजस्व भुगतान में देरी करते थे, जिससे जमींदारों की
मुश्किलें बढ़ जाती थी। धनवान किसानों और मुखिया के कारण। धनवान किसान और मुखिया के गांव के मुखिया जमींदारों की परेशानी देखकर खुश होते थे। जमींदार अपनी ताकत का इस्तेमाल उन पर नहीं कर सकते थे। नंबर 8, कानूनी प्रक्रिया की लंबाई। जमींदार बकायेदारों पर मुकदमा तो चला सकते थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल होने के कारण राजस्व वसूलना कठिन हो जाता था। अब आ गया 9 नंबर, लंबित मामले। 1798 में बर्दवान जिले में 30,000 से अधिक राजस्व भुगतान के मामले निलंबित थे, जो जमींदारों की स्थिति को और कठिन बना रहे थे। जोतदारों का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में जब जमींदार संकट में थे, तब धनी किसानों का एक समूह, जिसे जोतदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। अब आगे क्या हुआ, फ्रांसिस बुकानन का वर्णन। उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले का सर्वेक्षण करते समय फ्रांसिस बुकानन ने इस धनी किसान जोतदारों के बारे में लिखा। जमीन पर नियंत्रण। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जोतदारों ने हजारों एकड़ जमीन अर्जित कर ली और उनका स्थानीय व्यापार और साहूकारी पर भी नियंत्रण था। अब आगे क्या हुआ, गरीब काश्तकारों का प्रभाव। गरीब जोतदार और गरीब काश्तकार पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे और स्थानीय व्यापार एवं साहूकारी पर नियंत्रण करते थे। नंबर 5, बटाईदारी व्यवस्था। जोतदार की अधिकांश जमीन बटाईदारों के माध्यम से जोती जाती थी, जो फसल का आधा हिस्सा जोतदार को देते थे। गांव में प्रभाव। जोतदारों की शक्ति जमींदारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती थी, क्योंकि वे गांव में ही रहते थे, जबकि जमींदारी शहरी इलाकों में रहती थे। जमींदारों का विरोध। जोतदार जमींदारों द्वारा गांव की लगान बढ़ने के प्रयासों का विरोध करते थे और अपने अधीन जमींदारों की जमींदारी के प्रति एकजुट कर लेते थे। अब आगे फिर क्या हुआ साथी, राजस्व भुगतान का दबाव। जोतदार किसानों को राजस्व भुगतान में देरी न करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिससे जमींदारों की जमीन नीलाम हो जाती है और जोतदार उसे खरीद लेते हैं। 9 देखिए, क्षेत्रीय शक्ति। उत्तरी बंगाल में जोतदार अत्यधिक शक्तिशाली थे और बंगाल के अन्य भागों में भी घनी किसान और गांव के मुखिया प्रभावशाली बनकर उभरे। आगे फिर क्या हुआ साथी, विभिन्न स्थानों पर नाम। विभिन्न स्थानों पर इनके हवलदार, गांटीदार या मंडल के नाम से भी जाना जाता था। चलिए साथियों अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आगे फिर क्या हुआ, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। जमींदार किस प्रकार से अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचाते थे। फर्जी बिक्री की तरकीब। जमींदार अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचाने के लिए फर्जी बिक्री का सहारा लेते थे। जैसे वर्धमान के राजा ने अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीनती थी। अब आगे फिर क्या हुआ साथी, नीलामी में ऊंची बोली लगवाना। नीलाम के समय जमींदार अपने ही आदमियों से ऊंची बोली लगवाते थे और संपत्ति को खरीदवा लेते थे। 3 क्या है, भुगतान से इनकार। नीलामी में संपत्ति खरीदने के बाद जमींदार के एजेंट भुगतान करने से इनकार कर देते थे, जिससे भू संपदा को दोबारा नीलाम करना पड़ता था। फिर साथी क्या हुआ, नीलामी प्रक्रिया को बार बार बेहतर दोहराना। बार बार नीलामी और बोली का यह क्रम चलता रहता है, जिससे अतः संपत्ति कम दामों में जमींदार को ही बेचना पड़ता था। नंबर 5, बाहरी खरीदारों
के लिए कब्जा मुश्किल। अगर कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी से ज़मीन लगाता है, नीलामी में ज़मीन खरीद लेता है, तो उसे ज़मीन पर कब्जा नहीं मिल पाता था। देख सकते हैं, अगर कोई बाहरी अगर बेईमानी कर ज़मीन खरीद लिया तो उस पे जो है कब्जा कब्जा नहीं मिलेगा, वो ठहरता रहेगा। वही बता रहा है। नंबर 6, लठैतों का प्रयोग। पुराने जमींदार के लठैत गए खरीदार को लोगों को पीट कर खरीदार के लोगों को पीट कर भगा देते हैं ताकि बाहरी खींचतान जमीन पर अधिकार न कर सके। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रैयतों की वफादारी। पुराने रैयत बाहरी लोगों को जमीन में घुसने नहीं देते क्योंकि वे अपने इलाकों पुराने समय से जो जुड़ा महसूस करते हैं और उसके प्रति वफादार हैं। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या हुआ साथियों? रैयतों की वफादारी। पुराने रैयत बाहरी लोगों को जमीन में घुसने नहीं देते थे क्योंकि वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा महसूस करते हैं और उसके प्रति वफादार रहते हैं। अब क्या हुआ? पांचवी रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण। 1813 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के बारे में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसे पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है। अब रिपोर्ट की सामग्री क्या है? यह 1002 पन्नों की सब रिपोर्ट थी, जिसमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियां, अलग अलग जिलों के कलेक्टर की रिपोर्ट, राजस्व विवरण से संबंधित संख्या की तालिका और बंगाल एवं मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर टिप्पणी शामिल थी। हम देख सकते हैं साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। नंबर 3, कंपनी पर नज़र। 1760 के दशक से ही ब्रिटेन में कंपनी के क्रियाकलापों पर नज़र। हाँ, तो देखिए साथियों, आगे नजर इसको हम फिर देख रहे हैं। कंपनी पर नज़र। 1760 के दशक से ही ब्रिटेन में कंपनी के क्रियाकलापों पर नज़र रखी जा रही थी और उन पर चर्चा होती थी कि खासकर बंगाल में कंपनी के विस्तार के बाद। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी इसका। नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध। ब्रिटेन में कई समूह कंपनी के एकाधिकार का विरोध कर रहे थे क्योंकि वे भारत के साथ व्यापार में निजी व्यापारियों के बढ़ते अवसर देख रहे थे। कई राजनीतिक समूहों का मानना था कि बंगाल विजय का लाभ केवल कंपनी को ही मिल रहा है, पूरे ब्रिटेन को नहीं, जिससे कंपनी के कुशासन पर बहस छिड़ गई। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे फिर क्या हुआ? प्रवर समिति द्वारा तैयार। कंपनी के कामकाज की रिपोर्ट के लिए कई समितियां बनाई गई हैं और पांचवी रिपोर्ट कर प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप को गंभीर बहस को जन्म दिया। नंबर 6, रिपोर्ट की विश्वसनीयता। हालांकि पांचवी रिपोर्ट में बहुमूल्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर संदेह है क्योंकि इसे उन लोगों ने लिखा था जो कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना कर रहे थे। रिपोर्ट में जमींदारी नीलामी होने और उसे बचाने के लिए नए हथकंडों का भी उल्लेख किया गया था। अब आगे क्या है? कुदाल और हल। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। बुकानन ने इस पहाड़ियों को अभेद बताया
उसके अनुसार यह एक खतरनाक इलाका था। यहाँ बहुत कम यात्री आने की हिम्मत करते थे। बकावन जहाँ भी गया वहाँ उसके निवासियों के व्यवहार में शत्रुता पूर्णतः पाया। यह लोग कंपनी के अधिकारों के लिए तैयार आशंकित रहते थे, उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। बुकानन जहाँ भी जाता था वहाँ के बारे में अपनी डायरी में लिखता था। जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया वहाँ के लोग वहाँ के लोगों से मुलाकात की रीति रिवाज को देखा था मुलाकात की उनके रीति रिवाज को देखा था। आगे हेडिंग है राजमहल की पहाड़ियाँ। चलिए साथियों इसके साथ लीजिए। देखो, राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग पहाड़ी कहलाते हैं। जंगल की उपज से बहुत जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे। पहाड़ी लोग झूम खेती करते थे। आगे क्या है झूम खेती, इसके बारे में चर्चा करें साथियों। पहाड़िया लोग जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काट कर साफ कर और फूस जला करके, यानी जो उसमें खर थे घास थी उसको जला देते थे, जलाकर जमीन साफ कर लेते थे। राख पोटाश में उपजाऊ बनी जमीन पर यह लोग अच्छी तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। यह अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे। कुछ वर्षों तक उस जमीन पर खेती करते थे, फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर चले गए थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए साथियों, खेती करते थे, फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे यह जमीन अपनी खोई हुई उर्वरता दोबारा प्राप्त कर लेती थी। उन जंगलों से पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और कट काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। हरी घास वाला इलाका पशुओं के लिए चारागाह बन जाता था। तो साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहाड़ी लोग और जंगल से जुड़ी जिंदगी। पहाड़ी लोगों की जिंदगी जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी। वे इमली के पेड़ों के नीचे झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ के नीचे आराम करते थे। पूरा प्रदेश उन्हें अपनी निजी भूमि लगाता था और वे बाहरी लोगों के प्रवेश का विरोध करते थे। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए। मुखिया की भूमिका। इनके मुखिया जन्मजात में एकता बनाए रखते थे और आपसी झगड़े सुलझाते थे। अब किसी जनजाति या मैदानी लोगों के साथ युद्ध होने पर जाति का वेतन कर लोगते थे। चलिए इसके साथ ले लीजिए साथियों। अब देखो जमींदारों और व्यापारियों को उनसे शांति बनाए रखने के लिए अपील की गई। अब देख सकते हैं खारिज कर देना पड़ा था, हो गया। अब इसके बाद व्यापारियों से कर पहाड़ी रास्तों से गुजरने की अनुमति के लिए व्यापारी पहाड़ी मुखियाओं को पृथक कर देते थे, जिसके बदले मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा करते थे। अंग्रेजों का हस्तक्षेप। 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने अस्थायी कृषि के विस्तार के लिए जंगलों
की कटाई का समर्थन किया, जिससे खेती का विस्तार हुआ। अंग्रेज जंगलों को उजाड़ कर जंगल में रहने वालों को असभ्य समझते थे, इसलिए उन्होंने वहां अस्थायी कृषि स्थापित करने की योजना बनाई। अस्थायी कृषि के विस्तार से पहाड़ी लोगों और मैदानी किसानों के बीच झगड़े बढ़ते थे। पहाड़ी लोग गांव के हमले करके अनाज और पशु लूटने लगे। अब देखिए साथियों, यहाँ के बाद अंग्रेजों की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। 1770 के दशक में कांग्रेस अंग्रेज यानी अंग्रेज इसको कर दीजिए। अंग्रेज अधिकारियों ने पहाड़ी लोगों का संहार करने की नीति अपनाई, लेकिन 1780 के दशक में अगस्त क्वींसलैंड ने शांति व्यवस्था के लिए मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देने का प्रस्ताव रखा। कुछ पहाड़ी मुखिया ने भत्ता लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी सत्ता खो दी। इस दौरान पहाड़ी लोग अपने आप को सैन्य बलों से के लिए पहाड़ों के भीतर चले गए। जब बुकानन ने इस का दौरा किया तो पहाड़ी लोग अंग्रेजों के संदेह की दृष्टि में थे। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, संथालों का नया खतरा। उन्हीं दिनों पहाड़ी लोगों के लिए नया खतरा संथालों के रूप में आया, जो जंगल की कटाई और अस्थायी खेती के लिए इलाके में आ गई और संसाधनों के आगमन से पहाड़ी लोग और अंदरूनी हिस्सों में जाने के लिए मजबूर हुए। पहाड़ी लोग झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, जबकि संथाल अस्थायी खेती यानी खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। आगे संथाल में क्या है? संथाल में गुजरिया पहाड़ में संथाल। हाँ तो साथियों, इसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं। क्या? संथाल गुजरिया पहाड़ में संथाल लोग 1800 में राजमहल की गुजरिया पहाड़ियों में आए और जंगलों को काट कर खेती का क्षेत्र बढ़ाया। 1810 में बुकानन गुजरिया इसके इलाके में पहुंचा और उसने देखा कि क्षेत्र की भूमि खेती के लिए हाल ही में जुताई गई थी, जिससे वह अचंभित रह गया। बुकानन ने लिखा कि मानव श्रम के उचित उपयोग से इस प्रकार इस क्षेत्र की काया पलट गई है। उसने कहा था कि गुजरिया को एक शानदार क्षेत्र में बदला जा सकता है और इसकी स्वतंत्रता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र के बराबर विकसित की जा सकती है। बुकानन ने गुजरिया की तंबाकू और सरसों की गणना को अत्यंत बढ़िया बताया। चलिए साथी, इसके साथ लिए अब क्या है? संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? संथालों का आगमन। संथाल लोग 1870 के दशक में बंगाल से आना शुरू हुए। जमींदार उन्हें खेती के विस्तार के लिए भूमि तैयार करने और जंगल साफ करने के लिए भाड़े पर रखे थे। अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों को अस्थायी कृषि में असफल रहने के बाद संथालों की ओर ध्यान दिया। पहाड़ी लोग जंगल काटने और हल से खेती करने को तैयार नहीं थे।
जबकि संथाल आदर्श बाशिंदे माने गए क्योंकि वे जंगल साफ करने, हल का प्रयोग करने और अस्थायी कृषि करने में संकोच नहीं करते थे। नंबर 2, दामिन ई कोह का निर्माण। 1832 तक संथालों को राजमहल की तलहटी में बसने के लिए भूमि देकर दामिन ई कोह क्षेत्र को उनके लिए सीमांकित किया गया। स्थलों को भूमि के अनुसार शर्त में अनुदान पत्र में शर्त दी गई कि वे पहले 10 वर्षों में जमीन के 10वें हिस्से को साफ कर के जोतेंगे। चलिए साथी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 क्या है? संथाल बस्तियों का विस्तार। 1838 में संथालों के 40 गांव थे जो बढ़कर 1851 में 1473 हो गए। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या भी 3000 से बढ़कर 82,000 से अधिक हो गई। इस कृषि विस्तार से ब्रिटिश राजस्व में वृद्धि हुई। संथालों के आगमन से पहाड़ी लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। पहाड़ी लोग झूम खेती करते थे, जिसके लिए उन्हें उपजाऊ भूमि की आवश्यकता थी, लेकिन अब उन्हें पहाड़ियों के भीतर जाना पड़ा, जहां उपजाऊ भूमि कम थी। संथाल अब अस्थायी कृषि में संलग्न होकर वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे और व्यापारी और साहूकारों से लेन देन करने लगे। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आगे फिर क्या हुआ? नंबर 4, संथालों पर कर और कर्ज का प्रभाव। जैसे जैसे संथालों ने खेती का विस्तार किया, सरकार ने उन पर भारी कर लगा दिया और साहूकार ऊंची ब्याज दरें वसूलने लगे। कर्ज न चुका पाने पर संथालों की भूमि पर कब्जा कर लिया जाता था, जिससे वे असंतुष्ट हो गए। संथाल विद्रोह क्या है? 1855-56 में संथालों ने जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। इसके परिणाम स्वरूप 5500 वर्गमील के क्षेत्र में संथाल परगना का गठन किया गया था, जिससे संथालों को संतुष्ट करने की उम्मीद की गई। अब आगे क्या साथियों? फ्रांसीसी बुकानन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, जो नक्शा नवीसों, सर्वेक्षण और कुलियों के साथ यात्रा करता था। उसकी यात्रा का खर्च कंपनी उठाती थी, जिसके बदले में वह जानकारी प्राप्त हो गई। इसके बदले में वह जानकारी एकत्र करता था। अब बुकानन ने कंपनी से साफ निर्देश गए थे कि उसे क्या देखना, खोलना और लिखना। कंपनी का उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर उनका उपयोग अपने नाम के लिए करना। साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बाकी फिर क्या है? कंपनी की शक्ति और व्यवसाय में वृद्धि के साथ साथ उसने राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण शुरू किया। इसके लिए बुकानन ने भूगोलवेताओं और भूविज्ञानियों वनस्पति को भेजा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। देखिए बुकानन ने यात्रा की, वहां भूमि के विभिन्न पत्थरों, चट्टानों, वाणिज्यिक कृषि से मूल्यवान खनिजों की खोज की। उसने लौह अयस्क, लौह खनिज और ग्रेनाइट के संभावित स्थलों का भी पता लगाया। चलिए साथी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बुकानन न केवल अपनी खोज का वर्णन करता था, बल्कि यह भी सुझाव देता था कि भूमि को अधिक उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है।
कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं और कौन कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं। उसने वन को कृषि भूमि में बदलने की सुझाव दिया, जिससे कंपनी की राजस्व आय बढ़ाई गई। अब आगे फिर क्या हुआ साथी। देहात में विद्रोह, बम्बई दक्कन। औपनिवेशिक काल में बंगाल और बम्बई दक्कन के किसानों में बड़े बदलाव हो रहे थे, जिससे वे असंतोष भर गए। 19वीं शताब्दी में किसानों ने साहूकारों और व्यापारियों के शोषण के खिलाफ कई विद्रोह किए, जिसमें बम्बई में दक्कन का 1875 का विद्रोह प्रमुख था। इस विद्रोह के पीछे किसान का अन्याय के प्रति आक्रोश और उनकी स्थिति सुधारने की कोशिश की थी। राज्य में अनेक विद्रोह को दबाने और उसके कारणों को समझने के लिए जांचें की, जिनसे मिले अभिलेख इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेखा बहिया जला दी गई। लेखा बहिया जला दी गई, ये हेडिंग है। चलिए साथियों, सूपा में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1875 को पुणे जिले के सूपा गांव से किसान आंदोलन के रूप में हुई शुरू। साहूकार पर हमला कर उनकी बही खाता और ऋण पत्रों, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। लिए साहूकार के घर और अनाज की दुकानें की लूट गई थी। अब नेक्स्ट क्या है। सूपा से शुरू होकर यह विद्रोह अहमदनगर तक फैला और 2 महीनों में 6500 वर्ग मीटर क्षेत्र में यानी क्षेत्र के 30 से अधिक गांवों में फैल गया। साहूकारों को भूमि यानी गांव छोड़कर भागना पड़ा। पहले ऐसा भी हो चुका है देश में। अब आगे क्या हुआ। किसान साहूकार से अत्यधिक ब्याज पर ऋण देते थे, जिससे वे ऋण के जाल में फंस गए। साहूकार का वह दबदबा बढ़ने से किसान अपनी भूमि और जीवन पर नियंत्रण खो दे रहे हैं। फिर क्या हुआ। ऋण किसान ऋण और शोषण से छुटकारा पाने के लिए प्रपत्रों और दस्तावेजों को जला रहे थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह को गंभीरता से लिया। गांव में पुलिस थाने और सेना तैनात की। 95 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन काबू करने में महज लगे इसे काबू करने में महज यानी समय लगे, ऐसा हो सकता है। अब आगे क्या है। एक नई राजस्व प्रणाली। फिर क्या है। रैयतवाड़ी प्रणाली, ये हो जाएगा पाठ का नाम है। पहले वाला ही है उपनिवेशवाद और देहाती ही था। अब आगे क्या है। एक नई राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रणाली ब्रिटिश शासन के विस्तार के समय अन्य क्षेत्रों में बंगाल की तरह अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली नहीं अपनाई गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि 1810 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ी, जिससे जमींदार की आय बढ़ी, पर सरकार इसमें हिस्सेदारी नहीं ले रह सकी, क्योंकि राजस्व अस्थायी रूप से तब था। इस प्रकार नए क्षेत्रों के में ऐसी राजस्व नीतियां बनाई गई। चलिए इसके साथ साथियों, जिससे समायोजन का लाभ मिल सके। अब आगे थोड़ा देखिए। ब्रिटिश अधिकारियों ने इंग्लैंड के आर्थिक सिद्धांत से प्रभावित होकर अच्छा नंबर पा गया।
चलिए साथियों, ये जो है पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे नंबर पा, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। ये ब्रिटिश वाला देखिए, कौन ब्रिटिश अधिकारियों ने इंग्लैंड के आर्थिक सिद्धांत से प्रभावित होकर नीतियां बनाई? 1820 के दशक में डेविड। चलिए हम फिर पढ़ दें, चलो यहाँ से फिर पढ़ दे रहे हैं। देखिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो सूपा देखिए, सूपा से शुरू होकर विद्रोह अहमदनगर तो फैला है, जिसे 6500 वर्ग किलोमीटर की 30। ये तो मैंने पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ा दिया था, ये भी हो गया था। तो साथियों स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश अधिकारियों ने इंग्लैंड के आर्थिक सिद्धांतों से प्रभावित होकर नीतियां बनाई। 1820 के दशक में डेविड रिकार्डो के सिद्धांतों का असर था, जिसमें कहा गया कि भूस्वामी का औसतन लगान ही मिलना चाहिए और अधिशेष आय पर कर लगाया जाना चाहिए, ताकि किसान भूमि सुधार के निवेश कर सके। बंगाल के जमींदार अस्थायी बंदोबस्त के कारण केवल किरायाजीवी बन गए और भूमि सुधार में निवेश नहीं कर किया। इससे यह प्रणाली अन्य क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त मानी गई। आगे क्या हुआ? बम्बई दक्कन में रैयतवाड़ी प्रणाली अपनाई गई, जिसमें राजस्व राशि सीधे किसान रैयत के साथ तय की जाती थी और इसे हर 30 साल में समायोजित किया जाता था। हालांकि इस प्रणाली में कई राजस्व मांग के कारण किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ता गया। कुछ अधिकारियों ने इसे अत्यधिक कठोर माना और बाद में इसमें नरमी लाई गई। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से किसानों को खेती का विस्तार करने का प्रोत्साहन मिला, लेकिन इसके लिए उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ा, जिससे उनका कर्ज और बढ़ गया। नंबर 3 क्या है? फिर कपास में तेजी आई। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 हिस्सा अमेरिका से आता था। ब्रिटिश कपड़ा उद्योग लंबे समय से इस निर्भरता के कारण चिंतित था, किसी संकट की स्थिति में उनका आपूर्ति बाधित हो। चलिए साथी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे क्या हुआ? इस अपूर्ण समस्या का समाधान खोजने के लिए ब्रिटेन ने 1857 में कपास आपूर्ति संघ और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कपास उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। भारत को एक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा गया, क्योंकि यहाँ की भूमि, जलवायु और सस्ता श्रम कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त था। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ने से अमेरिका से कच्चे कपास और आयात में भारी कमी आई, जो 20 लाख गांठों से घटकर 55,000 गांठें रह गया। इससे ब्रिटेन में कपास संकट उत्पन्न हो गया और भारत सहित अन्य देशों को अधिक कपास निर्यात करने का संदेश भेजा गया। अब फिर साथियों क्या हो गया? बम्बई के कपास व्यापारियों ने कपास की कीमतों में आई तेजी का फायदा उठाते हुए अधिक मात्रा में कपास खरीदना शुरू किया और शहरी साहूकारों को ऋण देकर किसानों तक अधिक ऋण उपलब्ध कराया। कपास की बढ़ती कीमतों के कारण दक्कन के गांवों के किसानों को अचानक असीमित ऋण मिलने लगा। साहूकार भी लंबी अवधि के लिए ऋण देने के लिए तैयार हो गए। 1860 से 1864 के बीच दक्कन में कपास की खेती के क्षेत्र में 2 गुना वृद्धि हुई। 1862 तक ब्रिटेन के कुल कपास आयात का 90% भारत से आने लगा। कपास उत्पादन में तेजी के बावजूद सभी किसान को इसका लाभ नहीं हुआ, केवल कुछ धनी किसानों को। स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। लाभ मिला
जबकि अधिकांश किसान ऋण के जाल में फंस गए और कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। नंबर 4, ऋण का स्रोत सूख गया। कपास के व्यापार में तेजी के दौरान भारतीय व्यापारी उम्मीद कर रहे थे कि वे अमेरिका को हटाकर विश्व बाजार में कच्चे कपास के एकमात्र आपूर्तिकर्ता बन सकते हैं। 1861 में बम्बई गजट के संपादक ने भी आशा जताई कि भारत लंकाशायर के लिए कपास का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेगा, लेकिन 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अमेरिका में कपास उत्पादन फिर से शुरू हो गया, जिससे भारतीय कपास की मांग घटने लगी और भारतीय व्यापारियों की उम्मीदें टूट गई। कपास की मांग और कीमतों में गिरावट से महाराष्ट्र के व्यापारी और साहूकार किसानों की लंबी अवधि के ऋण देने से कतराने लगे। उन्होंने बकाया ऋण की वापसी की मांग की और नए अग्रिम देना बंद कर दिया। इस बीच पुराने राजस्व बंदोबस्त की अवधि समाप्त होने पर नई राजस्व मांग 50-100% यानी 100% 50 से 100% तक बढ़ा दी गई। गिरती कीमतों और उत्पादन के बीच किसानों के लिए इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करना कठिन हो गया। इस संकट में किसान को फिर से ऋण की आवश्यकता हुई, लेकिन साहूकार ने उन्हें ऋण देने से इनकार कर दिया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। कठोर राजस्व नीतियों और साहूकारों की ऋण बंदी ने किसानों को गंभीर संकट में डाल दिया। चलिए साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब फिर क्या हुआ? नंबर 5, अन्याय का अनुभव। किसान रैयत इस बात से नाराज थे कि ऋण पर निर्भर होने के बावजूद ऋणदाता उनके प्रति संवेदनहीन थे और ग्रामीण परंपराओं का उल्लंघन कर रहे थे। पहले ऋण पर ब्याज एक सीमा तक ही होता था, लेकिन अनौपचारिक शासन में यह नियम टूट गया। कई ऋणदाताओं ने 100 रुपए के ऋण पर 2000 रुपए का ब्याज लगाया। देखिए, इतना लंबा ब्याज। किसान ऋणदाताओं को धोखेबाज मानने लगे, क्योंकि वे खातों में हेरफेर करते और कानूनी दस्तावेज के माध्यम से किसानों का शोषण करते थे। किसानों ने आरोप लगाया कि ऋणदाता ब्रांड में धोखाधड़ी करते, फसलें सस्ते दाम पर खरीदते और संपत्तियों पर कब्जा कर लेते थे। ऋण पत्रों के नियमों के बावजूद ऋणदाता हर 3 साल बाद एक नया ब्रांड बनवाते और पुराने ब्याज को नए मूलधन में जोड़ देते। इससे ब्याज बढ़ता गया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अनौपचारिक लेन देन पर संदेह करते हुए किसानों से कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए, जिन्हें वे ठीक से समझ नहीं पाते थे। समय के साथ किसान इन कानूनी दस्तावेजों से डरने लगे, परंतु जीवित रहने के लिए उन्हें ऋणदाताओं की शर्तें माननी पड़ती थी। दस्तावेज उनके शोषण का प्रतीक बन गए और इस व्यवस्था में फंसकर वे लगातार पीड़ित होते गए। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लास्ट है नंबर 6, दक्कन दंगा आयोग। जब दक्कन में विद्रोह फैला तो बम्बई सरकार ने शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया, परंतु 1857 के विद्रोह की याद से चिंतित होकर भारत सरकार ने बम्बई सरकार पर दबाव डाला कि दंगों के कारण की जांच के लिए एक आयोग स्थापित करे। इस जांच आयोग की रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, 1878 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई और यह इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बनी। आयोग ने दंगा प्रभावित जिलों में जाकर किसानों, साहूकारों और गवाहों के बयान लिए और राजस्व दर, कीमतें, ब्याज दरें आदि का विश्लेषण किया। रिपोर्ट में सरकारी दृष्टिकोण साफ झलकता है, जो अपनी नीतियों की आलोचना करने से बचती है।
आयोग ने निष्कर्ष दिया कि किसानों के असंतोष का कारण सरकारी राजस्व मांग नहीं बल्कि साहूकारों की नीतियां थीं, जिससे पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार जनता के असंतोष का कारण अपनी नीतियों को नहीं मानती थी, बल्कि दोष साहूकारों पर डालती थी। तो साथियों, इसी के साथ ये पार्ट वन ये पार्ट वन पूरा हुआ। अभी आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला जल्द हम लाएंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।